गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके सामने गणित की एक वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 4 है और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये दो चैप्टर हैं अलजेब्रा के जो बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं। एक ये चैप्टर स्टार्ट मैं इस चैप्टर से कर रहा हूँ। इसके अगली जो वीडियो होगी वो होगा दूसरा वाला चैप्टर नंबर 3। तो आज वीडियो की इसकी शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा आपने पढ़ ही लिया होगा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम जो है ये सारे बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हो। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूँगा, हिंदी और इंग्लिश, आपकी सुविधा के लिए और सबके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती क्या, पहले उसकी बात करते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, बहुपद चैप्टर। तो बहुपद में ही आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वो एक व्यंजक होता है जिसमें बराबर का साइन नहीं होता है। जब उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बराबर का साइन लगा देते हैं और सामने 0 हो जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। किसी भी व्यंजक को इक्वेशन में चेंज करने का मतलब वो किसी ना किसी के बराबर होगी। तो ऐसा ही इसमें है। तो इसका जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो घात है, देखो ये एक घात है। आपने जैसे 9th क्लास में पढ़ा है बहुपद में, जब हम बहुपद की डिग्री निकालते थे तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल लेते थे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो घात का समीकरण है, इसलिए इसका नाम है द्विघात समीकरण। क्लियर। अब यहाँ से लेकिन बशर्ते यहाँ पे ए क्या है, ए बी सी हमारे कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 2 3 4 5 जो कुछ भी हैं। शर्त ये है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। केवल क्या रह जाएगा, bx प्लस किसी, और v की घात हमारी कितनी, जो v है और यहाँ पे x की घात कितनी है हमारी, 1 है। तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ध्यान रखना इस बात को। ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक बात आई हमारी, इसके पहचानने वाली बात आई। चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत वाला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, उसमें केवल हमें ये सिखाया गया है कि कौन कौन से द्विघात समीकरण होते हैं, हमें चेक करने होते हैं। तो चेक हमें करना है। एक्सरसाइज हमारी 4.1 का स्टार्ट कर दे रहे हैं हम। एक्सरसाइज 4.1 का एक स्टार्ट कर दे रहे हैं। आप एक्सरसाइज अपने आप भी कर सकते हैं, मैं उसका मूल बेसिक चीज़ बता देता हूँ आपको। उसमें बताना है हमें कि चेक करना है कि इनमें से जो फॉलोइंग इक्वेशंस दे रखी हैं उनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक कैसे करेंगे, मैंने तुम्हें बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, ये इक्वेशन है। अब इसे चेक करना है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। तो इस तरह से देख के ही आप अंदाजा मत लगाइए, इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला हमने, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2ab, इस तरह से इक्वल टू यहाँ से भी मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस के 6। इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने देखा क्या हुआ कि x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस के 2x, यहाँ से 2x को इधर लेके आए और 6 को भी इधर लेके आए। 2x इधर आके साइड चेंज हुई, माइनस का हुआ, माइनस का 2x इधर आके ये प्लस 6 हुआ इक्वल टू 0। यहाँ से देखा एक प्लस है एक माइनस है, ये कैंसिल हुआ और 6 प्लस 1 कितना हुआ, 7। x² प्लस के 7 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा है इसमें कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। यहाँ पे यदि कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है।
1 है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारा जिंदा है, मौजूद है। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ही बीच वाला टर्म ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो इसमें एक्स वाला टर्म है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो भी ना हो, ये ना होता, कोई भी वाला कोफिशिएंट होता तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बात ध्यान रख लेना। जब भी हमें द्विघात समीकरण खोजना है तो पता होना चाहिए कि उसमें एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 0 नहीं हो। क्लियर हुआ? जैसे इसी का एक क्वेश्चन है, इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, x माइनस के टू और x+1 ब्रैकेट में x+1 इक्वल टू है हमारे पास x माइनस के वन, अगला ब्रैकेट है x+3। क्लियर? अब हमें इसे भी जांचना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने तुम्हें बता दिया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारा मौजूद होना चाहिए। यदि है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर यदि नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बस हमें चेक करके बताना था इसमें। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ ही। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो पहले इसका इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस के एक्स, इसका इसमें करेंगे माइनस के 2x, इसका फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 2। क्लियर? यहाँ से हम देखते हैं ऐसे इसमें मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस का है ये तो प्लस ही साइन आएगा तो 3x, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का था, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा माइनस के x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से सॉल्व किया तो माइनस के एक्स, माइनस 2 में से +1 जाएगा माइनस एक्स, माइनस के 2, इसे यहाँ से एक्स स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा तो प्लस के 2x माइनस के 3। इन सब को इधर लेके आते हैं। वैसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, जब एक जैसा टर्म हो और सेम साइन हो उनका तो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का है, दोनों इक्वल के इधर उधर है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, तो ये कैंसिल कर सकते थे हम। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसे इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2, इसे इधर लेके आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखा हमने ये माइनस ये प्लस कैंसिल हुआ। अब हमारे एक जैसे टर्म जो भी है जोड़ेंगे या घटेंगे, ये माइनस का है ये माइनस का है तो माइनस के 3 ऐड हो जाएंगे। ये वाला देखेंगे एक प्लस का है एक माइनस का है तो घट जाएंगे, 3 में से 2 जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर हुआ? एक बार और समझते हैं कि कोई भी हमें सवाल दे रखा है उसमें हमें बस ये देखना है कि चेक करने के लिए, यदि चेक करना हो तो चेक करने के लिए आए तुम्हारे एग्जाम में कि बताइए कि कौन सा इनमें द्विघात समीकरण होगा। यहाँ इंग्लिश में कहें तो चेक द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूछे तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हम कोशिश करेंगे यदि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमें दिखाई दे हो मौजूद, 0 ना हुआ हो, कटा नहीं हो, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि सॉल्व करने के बाद वो नहीं हो, यानी उसका कोएफिशिएंट कितना हो, 0 हो, यदि मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1, यही तो होगा भाई। ये टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब इसमें 0 का गुणा है तभी तो नहीं है। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना आया, 0 आया, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आगे हम बात करेंगे, ये तो मैटर हो गया इसका। अगला जो क्वेश्चन है, इसके और भी क्वेश्चन है, उन्हें आप अपने आप लगा सकते हैं। यदि कोई नहीं आता है तो मुझे केवल क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट्स कौन सा है कमेंट में ज़रूर लिख दें और मैं उसी की एक नई वीडियो बना दूंगा, या उसे सॉल्व करके आपकी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उन्हें शेयर कीजिए। बताइए कि यहाँ पे इस चैनल पे पूरी बुक कराई जाएगी। अभी हमने 10th की स्टार्ट की है, 12th की भी स्टार्ट होगी। तो अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन है हमें रिप्रेजेंट करना है। हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। एक हमारा एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, इसे मिटा देता हूं। हमें द्विघात समीकरण बनाना है। एक हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, अभी तक तो ये दे ही रखे थे हमें, अब हमें बनाना पड़ेगा। एक हमें लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी ये बताना है। तो कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इन 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एक हमारा रेक्टेंगुलर एरिया है, यदि हिंदी में बात करें कि एक हमारा भूखंड है, आयताकार भूखंड। रेक्टेंगल मतलब होता है आयताकार। क्वेश्चन नंबर 2 का है ये। एक आयताकार भूखंड है जिसका जो एरिया है वो 5 to 8 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। अब जो भी आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है, तो उसकी एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ में इन दोनों में एक रिलेशन दे रखा होगा, हम मानना पड़ेगा हमें कि लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। तो वो कह रहा है कि जो आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है, यदि हिंदी में देखा जाए। यदि इंग्लिश में देखा जाए तो ये कह रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इन 1 more than twice ऑफ इट्स विड्थ। तो ये कह रहा है यहाँ से कि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। तो जो हमें नहीं दे रखा है, जिससे हम कंपेयर करते हैं, हमेशा उसे ही मानते हैं। तो इसमें 2 चीज़ होगी, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। तो मैं चौड़ाई को ही मानता हूँ क्योंकि चौड़ाई से हमारी तुलना की गई है। तो मैंने मान लिया चौड़ाई, माना ये विड्थ है हमारी, चौड़ाई मतलब विड्थ। हमने लेट किया इसे कि माना चौड़ाई हमारी क्या है, x है। कितने मीटर है? x मीटर। तो हमारी जो लेंथ है, लंबाई, जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? कंडीशन दे रखी है इसके 2 गुने से, x है हमारा, x का ट्वाइस करेंगे तो 2x हो जाएगा। उससे कितना अधिक है? 1 अधिक है, मोर देन 1। तो ये इतने मीटर हो गई। अब हमें एरिया दे रखा है 5, और जो हमें दिया क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट हमें दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, होता क्या है पहले ये देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, ये होता है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दे रखा है? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। हमने लंबाई मानी है, यहाँ से लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x + 1, और चौड़ाई कितनी थी? मल्टीप्लाई x। क्लियर हुआ ना? ये दोनों मीटर स्क्वायर है। हमें केवल इक्वेशन बनानी, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ इसे नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दोनों मीटर में है। तो यहाँ से देखेंगे 5 to 8 इक्वल टू आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² + kx। इसे मैं इधर ले जाएंगे तो यहाँ से 0 इक्वल टू हो जाएगा 2x² + kx - के 5 to 8। इसे सही तरह से लिखे हैं, दोनों तरफ की साइड चेंज कर देते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए। इसे इधर ले जाएं, इसे इधर ले जाएं तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे। एक तरफ की साइड चेंज करते हैं तो साइन हमारे चेंज होते हैं। क्लियर? तो 2x² + kx - के 5 to 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बस हमें ये बनाना था, हमें इसके फैक्टर नहीं करने, हमें केवल ये बनाना है। द्विघात समीकरण बन गया। देखो x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x² वाला टर्म है ना इसमें, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर। इसका केवल हमें बनाना था इसको
के द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। तो ये हमने x, ये लंबाई थी l, ये चौड़ाई थी v, चौड़ाई हमने x मानी, तो लेंथ हमारी क्या हो गई 2x + 1 इसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? एक बार चाहो तो आप समझ सकते हो, और ये सॉल्यूशन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। स्क्रीनशॉट लेके आपको सही से समझ में आ जाएगा। जो जहाँ पे कोई दिक्कत हो वो मुझे बताइएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड ले रहे हैं। ये कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हिंदी में बात करें, ये कह रहा है दो क्रमागत, 2 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। क्या होता है? क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, एक के बाद दूसरा। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा। तो ये कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमारा 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो 2 क्रमागत है, लगातार है। जैसे सपोज करो एक हमारी संख्या 9 है, तो उसके अगली संख्या क्या होगी? 10 होगी। 10 कैसे आया? कि 9 में हमने 1 जोड़ा, जब 9 में हमने 1 जोड़ा तभी तो आया हमारा 10। जब हमारे पास एक संख्या 9 थी तो 10 कैसे आया? 9 में 1 जोड़ नहीं पाया। सपोज करो एक संख्या हमारी 72 है, तो अगली संख्या क्या होगी? तो 72 + 1 = 73 होगी। तो क्रमागत मतलब एक जोड़ने पर क्रमागत आते हैं, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। क्रमागत कैसे आते हैं? एक जोड़ने पर आते हैं। तो हमें पहले छोटी वाली संख्या पता होनी चाहिए। तो मैंने लेट जो छोटी वाली संख्या है, लेट द इंटीजर, हमने क्या माना? एक x हो जाएगा एंड दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1। एक x है तो एक x + 1, जैसे अभी मैंने बताया एक 9 है तो अगला वाला क्या हो जाएगा? 9 + 1 मतलब 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मान लिए 2 इंटीजर x और x + 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये 2 हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए अलग अलग, एक x हो गया तो दूसरा x + 1 हो गया। इनका क्या करना है? हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा? x × x + 1 = हमें दे रखा है, ये दोनों का मल्टीपल कितना है? 306 है, तो 306। बस हमें इक्वेशन बनानी है। तो क्या हो जाएगा? x × x करेंगे तो x² प्लस के x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x = कितना आया? 306। इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x² प्लस के x माइनस के 306 = 0। अभी क्योंकि हमें इसमें केवल ये बताना था कि इसका समीकरण बनेगा कैसे, हमें समीकरण के रूप में इसे निरूपित करना था, तो इसलिए बस हमें इतना ही काम करना है। आगे की एक्सरसाइज हमें बताइए इसके फैक्टर कैसे करते हैं। आगे की एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हिम मतलब यहाँ पर रोहन की बात हो रही है, और ये कहना चाह रहा है कि रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल ओल्डर हैं। ओल्डर मतलब बड़ी है, ठीक है। आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। एजेस हमारी ईयर में लेके चलनी है हमें। 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, विल बी 360। ये कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल 360 होगा। तो वी शुड लाइक टू फाइंड रोहन एज। तो रोहन की एज ज्ञात करनी है हमें, समझे। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की आयु क्या है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये तो क्वेश्चन इस तरह का है, हमें केवल इसे चेंज करना है, वो लिखना है बस, इसमें द्विघात समीकरण में लिखना है बस। तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखो रोहन की माँ की आयु की तुलना हुई है उसके बेटे मतलब रोहन से ही तुलना हुई है, तो हम वही मानेंगे। लेट माना रोहन की वर्तमान आयु, प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ रोहन
एज ऑफ रोहन, रोहन की वर्तमान आयु मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली, एक्स ईयर, ठीक है। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की निकालेंगे तो क्या कह रहा है 26 साल बड़ी है, ओल्डर है 26 साल, तो क्या हो जाएगी 26 साल बड़ी है तो जुड़ जाएगा, बड़ी है मतलब, तो x प्लस के 26। लेकिन हमें जो कंडीशन दे रखी है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 3 साल बाद की दे रखी है, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर एज निकालेंगे, यहां से आफ्टर 3 ईयर के अकॉर्डिंग देखें हम, इधर ही लिख देता हूं आफ्टर 3 ईयर, तो यहां पे आफ्टर 3 ईयर रोहन की इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना, रोहन की ही यहां लिख रहा हूं, तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे इनका आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, इसमें 3 साल और जुड़ जाएगा, तो x प्लस के 26 प्लस के 3, दिस इंप्लाइज हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस के 29 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रखा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ, भाई क्वेश्चन कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर, तो आफ्टर 3 ईयर में इनके प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो रोहन की एज क्या थी आफ्टर 3 ईयर, x प्लस के 3, और उनकी मदर की एज थी x प्लस के 29, इन दोनों का मल्टीपल जो है वो कितना है 360, इतना है। बस हम क्या करेंगे, इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है बस हमें, तो x का x में मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर, x का 29 में किए तो प्लस के 29x, फिर 3 का x में किए तो 3x, और 3 का 29 में किए तो इसका 3 9 जा 27, 2 और 3 2 जा 6, 6 and 2 8, 87 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 360 आ गया, क्लियर। यहाँ से देखो दोनों x के कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 29 प्लस के 3 कितना होगा 32x प्लस 87, इसे इधर ले आएंगे तो माइनस के 360, बस इसमें से घटा देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, यहाँ से आएगा, अब ये माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए माइनस आएगा, 0 से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा मतलब यहाँ 5 बचे, 15 में से 8 गए 7 बचे, यहाँ पे तो 273, ये हमारा हो गया इक्वेशन, क्लियर। एक बार और समझ लेते हैं, ये कह रहा है रोहन की माँ की आयु 26 साल बड़ी है उससे, रोहन से, उससे मतलब रोहन से, तो रोहन की हमने रोहन की आयु x साल मान ली, तो उसकी माँ की आयु x प्लस के 26 हो जाएगा। आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी आयु का गुणनफल कब, 3 वर्ष बाद, कितना होगा 360, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो रही है, x प्लस के 3, 3 साल जोड़ देंगे, उसकी माँ की आयु कितनी हो रही है, माँ की आयु हमारी इतनी ही थी, तो माँ की आयु में 3 ऐड करेंगे तो x प्लस के 29। आगे कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 360 है, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, इस तरह का इक्वेशन आएगा, और जो आएगा वही हमारा आंसर है। आगे वाली एक्सरसाइज में इसे सॉल्व करना सिखाया जाएगा। प्रेजेंट में इस वाली एक्सरसाइज में बस हमें ये बताया गया है कि इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, क्लियर। ये क्वेश्चन है 2 का 4 पार्ट है, इसका 4 क्वेश्चन थे, हमने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में बस आप क्वेश्चन बनाना सीखेंगे कि किस तरह से इसे इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है, तो बस वही सिखा रहे हैं, समझना। ये कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये कह रहा है एक जो रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक समान चाल, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये कह रहा है यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी
तो वह 3 घंटा ज़्यादा समय लेगी उसी डिस्टेंस को पूरा करने में। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो आगे कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। समझे? तो यहां पे देखो फॉर्मूला हमारा काम करेगा। स्पीड इक्वल टू जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या निकलेगा? इक्वल टू निकलेगा स्पीड इनटू टाइम। हिंदी वालों के लिए बात करें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। अब इस क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं तो हमें दूरी फिक्स दे रखी है। तो दो चीज, दूरी तो हमारे पास है फिक्स, दो चीजों की जरूरत है, चाल और समय की। पहली कंडीशन में हम मान के चलेंगे, ये कोई कह रहा है कि स्पीड उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, लेस होती, तो मतलब किससे कम होती? कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना हमें। भाई जितना दे रखा है, हम कहें कि किसी पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो किससे कम है? कुछ ना कुछ पहले होगा। मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 कम होगा तो 52 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब कोई संख्या क्या है ये क्या मालूम है हमें? तो यहां से हमें मानना पड़ेगा, मतलब हमें चाल को मानना पड़ेगा। जब चाल मानेंगे तो एक स्पीड है, उससे टाइम भी होगा उसका कि वो ट्रेन कितने टाइम में पहुंच रही है इस जगह। मान लो 10 घंटे में पहुंच रही है। जब 10 घंटे में पहुंच रही है, जब चाल उसकी कम हो जाएगी, जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है धीरे चलने लगेगी तो टाइम ज़्यादा लेगी। तो टाइम ज़्यादा ही हुआ है, देखो 3 आवर मोर देन, 3 घंटा बढ़ गया ना। तो किससे बढ़ा? पहले का टाइम कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो बढ़ा। तो हमने मान लिया कि उसका टाइम जैसे 10 घंटे था तो कितने का हो जाएगा? 13 घंटे हो जाएगा, 13 आवर्स हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ मान के चलेंगे। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे? हमें डिस्टेंस तो पता ही है, डिस्टेंस क्लियर है हमारे पास। डिस्टेंस हमें दे रखी है, डी इक्वल टू दे रखी है 480 किलोमीटर, ये बात हमें कन्फर्म है। अब हमारे पास दो चीज रह गई, एक स्पीड रह गया, एक टाइम रह गया। तो पहली कंडीशन में मान लूंगा लेट जो स्पीड है मैंने मान ली कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आ रहा है हमारी। और जो टाइम है वो हमने मान लिया बाई हॉर्स। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पे घंटे में ही होगा टाइम। क्लियर हुआ? तो यदि हम पहली कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन की बात करें, तो कह रहा है कि 480 किलोमीटर दूरी तय की, शुरुआत वाली कंडीशन है। तुम्हारी डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यहाँ स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस लिख सकते हैं हम। इस तरह से भी उतार सकते थे इसे कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? डी होता है हमारे पास डिस्टेंस। स्पीड हमारी कितनी है? x, टाइम हमारा कितना है? y, डिस्टेंस हमारी कितनी है? 480। तो ये हमारा क्या हुआ? पहला समीकरण बन गया। यहां से दो कंडीशन है, एक तो पहली वाली कंडीशन बन गई। आगे कह रहा है, अगली कंडीशन है हमारी सेकंड कह रहा है कि यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो हमारी नेक्स्ट स्पीड क्या हो जाएगी? सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो स्पीड है वो हमारी कितनी हो रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है। तो पहले कितनी थी? x थी, तो अब कितनी हो गई? x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर? आगे हम बात करें, जो टाइम है हमारा कितना हो रहा है? 3 आवर्स मोर हो रहा है, 3 घंटे ज्यादा हो रहा है। तो टाइम हमारा कितना हो गया? 3 घंटे ज्यादा हो गया। तो टाइम हमारा कितना था? y, तो y प्लस के 3 हो गया घंटे। क्लियर? अब यहां से फॉर्मूला लगा देंगे बस हम, यही वाला जो ऊपर वाला लगाए थे हम, इसे हम यहां से मिटा रहे हैं। देखिए इधर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि जो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस। क्लियर है ना?
तो स्पीड हमारे पास कितनी है सेकंड कंडीशन की, x माइनस के 8, ठीक। टाइम कितना है, y प्लस के 3। डिस्टेंस हमारी सेम थी, ये कह रहा था सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पहले से क्या थी 480। क्लियर हुआ। अब यहां से एक x है एक y है, जो x और y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, समीकरण जो फर्स्ट था यूजिंग 1 करेंगे, वहां से किसी एक का मान, जब स्पीड पूछी है इसने तो टाइम का मान रखेंगे, टाइम क्या था मतलब y की वैल्यू रखेंगे, और जब हमें यदि सपोज करो टाइम पूछा होता तो स्पीड की वैल्यू रखते। तो यहाँ पर टाइम क्या है, y है, तो y का मान कितना हो जाएगा y1, इसे सेकंड कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगी। तो y1 की कर बात करें तो वन हमारा क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू है 480। तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का इसमें डिवाइड लग जाएगा 480 अपॉन x। भाई क्या कर देंगे इसे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में रख देंगे ये वाली y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 8 क्या था, y प्लस के 3 इक्वल टू था हमारे पास 480। सॉल्व करेंगे यहाँ से, x माइनस के 8 y की जगह रखेंगे हम 480 अपॉन कितना था x प्लस के कितना था 3 इक्वल टू 480। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 8 एलसीएम लिया, x आएगा तो 480 प्लस के 3x इक्वल टू 480। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो x माइनस के 8 480 प्लस के 3x, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 480x। यहाँ के बाद आप अपने आप कर सकते हो, हमें केवल समीकरण बनाना था तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन में कराया है। तो इसके बाद ये आपका काम है TYS ट्राई योरसेल्फ। यहाँ से करने के बाद आपको पता चल गया, पहली बात आपको पता चली पूरी वीडियो में कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, दूसरी बात उन्हें पहचानना पता चली, तीसरी बात आप द्विघात समीकरण को जब हमारी लैंग्वेज में लिखा हो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन के रूप में, वो चीज़ आपने सीखी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे, इसका चैप्टर नंबर 4 की ही हमारी एक्सरसाइज होगी 4.2। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।